नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। और अभी जो हम पढ़ने चल रहे हैं आज जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में, और बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें आपके मिनिमम मेंबर कितने हैं, मैक्सिमम मेंबर कितने हैं, डायरेक्टर्स की संख्या क्या है, कॉमन सील रिक्वायर्ड है कि नहीं है, उसके अलावा जो है आपका जो मिनिमम कैपिटल सब्सक्रिप्शन है उसके बारे में जितने भी डाउट हैं सारे डाउट क्लियर होने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं सीधे जॉइंट स्टॉक कंपनी से। बेसिक डेफिनेशन क्या है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो हमारे पास 1956 कंपनीज एक्ट था उसके हिसाब से जो डेफिनेशन दी गई थी एकदम सिंपल टर्म में, अ कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड अंडर एनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एग्जिस्टिंग कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉज। कुल मिला जुला के सरल शब्दों में यदि कहा जाए तो समय समय पर अलग अलग कंपनीज जो है एक्ट रहे हैं, तो उन कंपनीज एक्ट के जो भी रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी संस्था उन नॉर्म्स को फॉलो करते हुए रजिस्टर्ड हुई तो इसका मतलब वो एक कंपनी कहलाई। अब कंपनी का तो एक ये हो गया, और उसके अलावा हम कुछ फीचर्स के साथ बता सकते हैं कि कंपनी किसे कहते हैं। तो जैसे इसमें कुछ लोगों का अलग अलग आपका डेफिनेशन है, तो उसमें जैसे एक हम ले लेते हैं किम्बेल एंड किम्बेल सर का। ये कहते हैं अ कॉर्पोरेशन इज बाय नेचर एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड और ऑथराइज्ड बाय द लीगल स्टैच्यू फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। तो ये सिंपली हम जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में देख पा रहे हैं कि इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन बताया गया है, और बताया जा रहा है कि ये कानूनी रूप से जो है सर्टिफाइड है या ऑथोराइज्ड है। अब हम इसको आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास जो है क्या फीचर्स हैं कंपनी के, और फीचर्स हम समझेंगे तो खुद जान जाएंगे कि कंपनी क्या कहलाती है। तो सबसे पहले फीचर्स की जब हम बात करते हैं कंपनीज की, तो एक चीज समझने वाली बात है कि जो पिछले फॉर्म्स हैं जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, इन सब की जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए कंपनी बनाई गई है। तो सबसे पहली चीज है जो हम इसमें कह रहे हैं वो है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब जो है जो एक्चुअल में नहीं है लेकिन इसको बनाया गया है एक पर्सन की तरीके से, यानी ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती, ये एक नकली पर्सन है। नकली पर्सन है, और नकली पर्सन क्यों है? क्योंकि देखिए ये इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आप जैसे इंसान है, इंसान को राम श्याम मोहन को देख सकते हो कि ये राम है, मोहन है, श्याम। कंपनी को आप नहीं देख सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके जितने सारे काम होंगे एक इंसानों की तरह होते हैं। जैसे इंसान संपत्ति खरीद सकता है, कंपनी भी खरीद सकती है, इंसान बेच सकता है, कंपनी भी बेच सकती है। कोई भी चीज जो इंसान जनरली जो है हम परचेज और सेल्स के टर्म में कहते हैं वो कंपनी हमारी कर सकती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। और ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ये क्रिएटेड बाई क्या होता है? क्रिएटेड बाई लॉ है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा ही है कि एक कानून के तहत जो है ये बनती है, क्रिएटेड बाई लॉ। अब दूसरा जो इसका है हमारा वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या हो गया? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब हो गया भाई साहब कि ये खुद में एक अलग पहचान है। अब ये खुद में एक अलग पहचान है, इसको समझने के लिए हम बड़े आसान शब्द में ये कह सकते हैं कि अगर ये आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में आ गया है तो पर्सन यानी खुद ये एक अलग पहचान होगा। अब ये एक अलग पहचान का मतलब क्या है? देखिए हम अभी तक जो पढ़ते थे चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप में हम देखते थे कि वहां पे पार्टनर्स क्या होते थे? पार्टनर या ओनर और जो फर्म है ये एक माने जाते थे, इनको अलग नहीं माना जाता था, यानी ये सेपरेट नहीं थे, अलग अलग नहीं थे। लेकिन जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी के केस में जो ओनर होंगे, जो भी ओनर होंगे वो अलग होंगे, और जो कंपनी है वो अलग है। यानी ओनर का अपना अलग एग्जिस्टेंस है और कंपनी का अपना अलग एग्जिस्टेंस है, दोनों एक साथ नहीं है। इसका मतलब जो है दोनों अलग अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी सेपरेट अलग लीगल कानूनी तौर पे। एंटिटी का मतलब एक आप कह सकते हो कि पर्सन के हिसाब से यहाँ एक खुद जिसका अस्तित्व हो, तो सेपरेट लीगल एंटिटी हमारे पास जो है यहाँ पे हो गई। अब हमारे पास जो अगला वो है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब साहब क्या होगा? परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये हो गया साहब कि जो कंपनी है वो किसी पे निर्धारित नहीं है, किसी पे निर्धारित नहीं है। जैसे आपने देखा था कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप थी, तो अगर मालिक मर गया व्यवसाय बंद हो गया, अगर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं। पार्टनरशिप में है कि अगर दो पार्टनर है, एक मर गया, कहानी खत्म हो गई, यानी पार्टनरशिप बंद हो गई। यानी जो व्यक्तिगत इंसान है उसके जीने मरने से जो कंपनी का जो बिजनेस का अस्तित्व है वो डिपेंड करता था। ऑन द अदर हैंड जब इसमें मालिक और कंपनी यानी जो व्यवसाय है वो अलग हो गए हैं, तो
इसका मतलब भाई साहब, जब बिजनेस का अपना अलग अस्तित्व है, मालिक का अपना अलग अस्तित्व है, तो हम कह सकते हैं कि मालिक के मरने या जीने से बिजनेस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही कहता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन के कहने का मतलब है भाई साहब, जो मालिक है आपका, वो चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, पर कंपनी पे इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी हमेशा जो है चलती रहेगी, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहेगी जब तक कि उसको कानूनी तौर से बंद ना किया जाए। तो यानी हमने क्या पाया कि जो परपेचुअल सक्सेशन है वो हमने यहाँ पे देखा कि मालिक का कोई भी इम्पैक्ट व्यवसाय पे नहीं पड़ रहा है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, उसके अलावा हमारे पास जो अब तक हम हमेशा पढ़ते आ रहे थे, अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, वो चीज यहाँ पे नहीं है। अपवाद हर जगह होते हैं, तो अभी अपवाद को हम छोड़ के बाकी नॉर्मल तौर पे हम क्या कहते हैं कि ये लिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये हो गया कि आपकी जितनी जो है जिम्मेदारी है, जितनी शेयर के थ्रू या गारंटी के थ्रू आपने लिया होगा, बस उतना ही पैसा आपको देना है, उतना ही पैसा आपसे कंपनी ले सकती है। इन केस कोई डिफॉल्ट होता है, कंपनी पैसा देने में असमर्थ है लोगों को, तो आपके घर से, आपकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी से पैसा जो है नहीं वसूला जाएगा। यानी जो आपकी लायबिलिटी है एक सीमा तक है, जितना आपने पैसा लगाया है, जितना का शेयर लिया है, बस उतने तक सीमित है, आपके घर से पैसा वसूला नहीं जाएगा। उसके अलावा कॉमन सील हो गया भाई साहब। अब कॉमन सील शब्द क्या है? कॉमन सील को अगर हम इन सरल शब्दों में बोले तो कॉमन सील का मतलब हो गया मोहर। अब देखो भाई, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। और जब कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो ये एक्चुअल में तो इसका एग्जिस्टेंस है नहीं। तो भाई साहब ये आम इंसान की तरह दस्तखत को तो कर नहीं सकती, जैसे हमने दस्तखत कर दी उस तरीके से कंपनी भी कर दे। तो कंपनी का एक्चुअल में अस्तित्व लाने के लिए कि किसी चीज को कैसे हम मानेंगे कि ये कंपनी का है या नहीं है, तो कंपनी को क्या कर सकते हैं कि मोहर बना सकती है। तो कंपनी ने मोहर बना ली अपने नाम की ABC लिमिटेड, और वो ठप्पा, वो मोहर जहां लग गया वही कॉमन सील हो गया। वो जहां पे भी लगा वो वैलिड हो गया कि हाँ भैया ये कंपनी की ही जो है मोहर है, कंपनी का ही लीगल डॉक्यूमेंट है। और उस पर कुछ जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं जो ऊंचे पद पे बैठे होते हैं, वो साइन कर देते हैं, जिससे पूर्णतः साबित हो जाता है कि ये कंपनी का ही डॉक्यूमेंट है। अन्यथा तो कोई भी मोहर बना के लगा दी। तो इसलिए कॉमन सील और फिर उस पर जो है मोहर, वो मोहर पे सिग्नेचर होना। फिर एक और चीज है, अभी तक जो हमने देखा था कि ओनरशिप और मैनेजमेंट एक थे, और यहाँ पे क्या है कि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अब देखो भाई साहब, ये जो कंपनी है ना बहुत बड़े स्तर पे काम करती है। तो जब बड़े स्तर पे काम करती है तो यहाँ पे सिर्फ ओनर जो है चीजों को नहीं मैनेज करते हैं। क्यों? क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे काम हो रहा है कि ओनर के बस की बात नहीं है, ओनर कई बार कैपेबल भी नहीं हो सकते। तो यहाँ पे जो पूरा एक मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के लिए अलग लोगों को रखा जाता है। तो आप समझ गए ना कि ओनरशिप एक अलग चीज है और जो है हमारा मैनेजमेंट एक अलग चीज है। इन दोनों को यहाँ पे मिक्स नहीं किया जाएगा, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में था। तो ये अपना काम करेंगे ओनरशिप वाले यानी ओनर, और मैनेजमेंट वाले लोग अपना काम करेंगे। यहाँ पे पूरा अलग है। ये ओनरशिप और बाकी चीजों को देखेंगे, ये बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, क्या चीज कैसे होनी है, ये सारा मैनेजमेंट का पार्ट यहाँ पे लोग देखेंगे। उसके अलावा हमारे पास जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स हैं और ये सारी चीजें हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। तो देखो, शेयर जो परचेज होते हैं किसी भी कंपनी के, तो शेयर दो तरीके की अभी कंपनी है, हम मान के चलते हैं, एक प्राइवेट है और एक पब्लिक है। तो एक चीज जान के चलो भाई, जो पब्लिक है वो सामूहिक है। क्या है? सामूहिक है। और प्राइवेट है, व्यक्तिगत है। तो एक चीज बताओ, व्यक्तिगत चीजों को कहीं ट्रांसफर किया जाएगा नहीं। तो यानी जो शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी है प्राइवेट कंपनीज में नहीं होगी, यानी प्राइवेट कंपनी अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती है। ऑन द अदर हैंड पब्लिक कंपनी यानी जो जनता के लिए है, तो जनता के लिए तो बड़े आसानी से वहां पे शेयर क्या है ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ये अब कुछ बेसिक्स जो है इसके फीचर्स थे कंपनी के, इसमें हमने देख लिया। अब अगर डेफिनेशन बनानी हो तो हम बड़े आसान से बना सकते हैं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, it has separate legal entity and perpetual succession, also it has common seal and limited liability। तो इतना अगर हम डेफिनेशन लिख दिए सिर्फ इसी फीचर्स से, तो हमारी एक अच्छी डेफिनेशन बन गई। और इसके अलावा भी हम लिख सकते हैं देयर इज आल्सो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन कंपनी। तो अब ये देखो, एक डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, फीचर भी हो गए, हमने बता दिए। अब देखो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर वगैरह आगे चीज आती है। अब सबसे कॉमनली जो चीज होती है, जो सबसे ज्यादा लोग मिस्टेक कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो अभी है हमारे पास, सबसे ज्यादा हमारे पास कंफ्यूजन है वो किन चीजों को लेके है?
सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है मिनिमम मेंबर को लेके, मिनिमम मेंबर किसमें, प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में। फिर हमारा है मैक्सिमम, मैक्सिमम मेंबर। फिर हमारे पास क्या है, मिनिमम डायरेक्टर। और फिर हमारे पास कॉमन सील। और फिर हमारे पास एक चीज आती है वो है कैपिटल। देखो अब इसमें दिक्कत क्यों है, एक्चुअल में क्या है कि पहले कंपनीज एक्ट 1956 था वो कुछ कहता था, फिर कंपनीज एक्ट 1956 के बाद 2013 का एक्ट आया, उसमें कुछ चीजें कही गई। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है, लोगों को कंफ्यूजन होता है, आप नेट पे सर्च करोगे अलग अलग जो है भ्रांतियां दी गई हैं, मतलब भ्रांतियां नहीं है, डेटा हमेशा अपडेट नहीं होता, दैट्स व्हाई टीचर का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो उसमें कई चीजें ऐसी दी होंगी जो आप समझ नहीं पाओगे, जैसे बाद में कंपनीज एक्ट अपडेट हुई तो पुराने डेटा को वहां पे चेंज किया गया। तो अब हम देखते हैं कि हमेशा जब कोई चीज अपडेट की जाती है तो उसको और सरल बनाया जाता है, ठीक। और दूसरी एक ट्रिक ये है कि हमेशा प्राइवेट से पावरफुल पब्लिक होगी, क्यों, क्योंकि प्राइवेट के पास जो स्कोप है लिमिटेड होगा, पब्लिक के पास जो है स्कोप ज्यादा होगा। तो अगर आप कभी नंबर में या बाकी चीजों में कंफ्यूज होना तो ये समझ लेना कि अगर आपको ये आ रहा है कि भाई 2 था, 2 पब्लिक में था, प्राइवेट में था, तो ये ध्यान रखना कि प्राइवेट का जो हमेशा जो संख्या होती है वो कम होगी और पब्लिक में ज्यादा होगी। अब देखो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने से शुरू हो सकता है, तो मिनिमम जो है हमारे पास यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे पब्लिक कंपनी में 7 हो जाएगा। और मैक्सिमम कितने होंगे, तो देखो मैक्सिमम की जो लिमिट पहले थी हमारे पास प्राइवेट कंपनी में वो 50 की थी, लेकिन उस 50 को जो है अब काट के क्या बना दिया गया है, 200 की संख्या बना दी गई है। यानी 50 को हमने क्या कर दिया है, काट दिया है। अब हमारे पास जो संख्या है वो 200 की है, ये अपडेट के बाद, ठीक। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और जो मैक्सिमम लिमिट है हमारे पास पब्लिक कंपनी में, वो कोई भी लिमिट यहाँ पे नहीं लगाई गई है, नो लिमिट, ठीक। फिर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, तो जो डायरेक्टर्स की संख्या है मिनिमम पब्लिक कंपनी में और प्राइवेट कंपनी में, तो हम इसको क्रम से देखते हैं, प्राइवेट में 2 है और पब्लिक में 3 है। मैक्सिमम कहीं संख्या दी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम ज्यादातर केसेस में हम अभी नहीं लेके चल रहे ना, पूछा जाता है, डायरेक्टर्स की संख्या 15 होती है। कॉमन सील पहले जो है कंपलसरी था, क्या था, पहले कंपलसरी था, पहले अनिवार्य था, अनिवार्य था, अब नहीं है, अब नहीं है। यानी जो कॉमन सील है आपकी, अब वो आपको रखना अनिवार्य नहीं है। अपडेट के बाद ये क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं इसको अपडेट नहीं, इसमें जो बोला जाता है अमेंडमेंट के बाद, ठीक। कैपिटल का जो है पहले कुछ मिनिमम कैपिटल होती थी कि जैसे 1 लाख 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए प्राइवेट के कंपनी में केस में और पब्लिक के केस में 5 लाख था। अब उसको भी हटा दिया गया है। पहले क्या था, 1 लाख और यहाँ पे 5 लाख, ये कब था, पहले। अब जो है इसको काट दिया गया, अब इसको जो है हटा दिया गया है, यानी अब जो है कोई मिनिमम नहीं है, कोई मिनिमम नहीं है, बल्कि अपने तौर पे जो कंपनी अपने एसोसिएशन आर्टिकल्स मेमोरेंडम्स में जो है मेंशन करती है मेमोरेंडम में, तो उस हिसाब से उनको जो है रखना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा जो है एक कंफ्यूजन का पॉइंट था बच्चों के बीच में, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि सर इसमें क्या नंबर आएगा, क्या ऐसे आएगा, कैसे नहीं आएगा। ये कंफ्यूजन पूरी तरीके से जो है आपका आज दूर हो जाना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको देख लो और इसको समझ लो, नोट लो, कर लो अच्छे से। और अगर कहीं पे आपको लगता है कि इसमें जो है गलत है तो आप अपडेट भी करा सकते हैं, मतलब नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे तो अपडेट हो जाएगा बेसिकली। तो ये हमारे पास जो है कंपनीज के बारे में जो मिथ्या थी वो दूर हो गई। अब हम चलते हैं आगे, कंपनीज के प्रकार पढ़ते हैं कि काइंड्स ऑफ कंपनीज क्या क्या है। प्राइवेट कंपनी है ना, वो कुछ ऐसी जगह पे जरूरी है जहाँ पे जैसे कुछ बहुत बड़े लेवल पे काम कर भी सकते हैं, नहीं भी करते, लेकिन जनरली बहुत बड़े लेवल पे नहीं, कुछ ऐसी चीजें जो है जो छोटे लोगों, कुछ लोगों को की लिमिट के साथ जो है काम जहाँ पे हो जाए वहाँ पे की जाती है। पब्लिक कंपनी जहाँ पे ज्यादा पैसे की जरूरत होती है वहाँ। तो अब हम देखते हैं काइंड ऑफ कंपनीज, क्या देखते हैं, काइंड्स ऑफ कंपनीज।
अब देखो अलग अलग नजरिए से अलग अलग प्रकार हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब बनने के आकार पे, यानी जिसको जब कंपनी को बनाया जाता है उसके आधार पे कौन कौन सी है, ठीक। तो ये सबसे पहले हमारा पॉइंट हो गया। तो इसके आधार पे हमारे पास कंपनी जो है वो है चार्टर्ड, कौन सी है? चार्टर्ड स्टैट्यूटोरी, स्टैट्यूटोरी, और तीसरी हमारे पास जो है वो है रजिस्टर्ड। अब देखो सबसे कॉमन जो है पहले ही बता दे रहा हूं, ये है सबसे पुराना, ये है। और अभी स्टैट्यूटरी की बात करते हैं। चार्टेड का मतलब हो गया कि जो कंपनीज पहले के समय में राजाओं महाराजाओं के समय में किंग या क्वीन के द्वारा, यानी राजा महाराजा या महारानियों के द्वारा जो भी कंपनीज बनाई गई थी उनके रूल के थ्रू, उनके ऑर्डर के थ्रू, वो चार्टर्ड कंपनी थी। जैसे आपका एक ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, तो वो क्या था? वो ब्रिटिशर्स के उनके थ्रू जो है बनी थी। उसके अलावा स्टैट्यूटरी कंपनी होती है जिसको देश का जो संविधान, देश की जो संसद होती है जहाँ पे उसको बनाया जाता है। देश की संसद यहाँ कह सकते हैं कि जनरली जो पार्लियामेंट बनाता है, देश की संसद से ज़्यादा ठीक पार्लियामेंट के थ्रू जो बनते हैं, पार्लियामेंट में एक्ट पारित होता है, वहाँ पे जो कंपनीज बनती हैं उनको हम जो है कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनीज। जैसे एक हमारे पास एग्जांपल है LIC का, ठीक है। RBI वगैरह भी हम ले सकते हैं, RBI पहले कंपनी ही थी। अब हमारे पास जो है आप देखेंगे रजिस्टर्ड कंपनी क्या है। तो रजिस्टर्ड कंपनी एकदम सिंपल सरल साधारण शब्दों में जो आज के डेट में हम ज्यादातर कंपनीज देख रहे हैं, यानी कंपनीज एक्ट के थ्रू बनने वाली, किसके थ्रू? कंपनीज एक्ट के थ्रू बनने वाली कंपनी। तो इसमें आप कोई भी कंपनी ले लो, जैसे रिलायंस ले लो, ठीक है, टाटा ले लो, ये सारी कंपनीज क्या है? कंपनीज एक्ट के थ्रू बनी हुई हैं, ये होती है। अब दूसरा पार्ट हमारा क्या है? दूसरा पार्ट हमारे पास है कि लाइबिलिटी के बेसिस पे, कि मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है उसके हिसाब से कंपनी कैसे है। तो लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे अब हम देखते हैं। तो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे जब हम देखेंगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है अनलिमिटेड और दूसरा है लिमिटेड। क्या है? अनलिमिटेड और दूसरा है लिमिटेड। तो अनलिमिटेड ऐसी कंपनीज होती हैं जहां पे शेयर होल्डर्स की कोई जो है लायबिलिटी की सीमा नहीं होती। अब मैंने फिर कहा कि कंपनीज की जब हम डेफिनेशन पढ़े थे तो वहां पे हमने लिमिटेड लायबिलिटी जो है शब्द पढ़ा था कि लिमिटेड लायबिलिटी एक फीचर है, लेकिन हमने वहां पे एक चीज शब्द का इस्तेमाल किया था कि अपवाद। तो ये क्या है? अपवाद है। क्या है? अपवाद है कंपनी की डेफिनेशन का, जहाँ पे ये अनलिमिटेड लायबिलिटी है और ये काफी कम मात्रा में जो है पाई जाती है, मतलब ये कॉमन नहीं है। क्या है? कॉमन नहीं है, नॉट कॉमन। और इसका कुछ उदाहरण, तो इसका कुछ उदाहरण जैसे है एक रैनबैक्सी होल्डिंग कंपनी करके है, उसके अलावा डॉक्टर BR अम्बेडकर इनकॉर्पोरेशन करके एक कंपनी है। तो आप इस तरीके से नेट पे सर्च करेंगे, नाम आ जाएगा। अब दूसरा देखते हैं कि लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी का हम यानी समझ गए कि कंपनी का जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, जो फीचर पढ़ा था उसमें लिमिटेड लायबिलिटी थी। तो लिमिटेड लायबिलिटी भी कई तरीके की है। तो लिमिटेड लायबिलिटी हम देख लेते हैं तो लिमिट कैसे होती है। एक तो लिमिट होती है हमारे पास लिमिट बाई गारंटी, ठीक है, लिमिट बाई गारंटी, गारंटी। दूसरा होगा शेयर्स, लिमिट बाई शेयर्स। अब देखो भाई, जो भी चीजें होंगी लिमिट बाई गारंटी और लिमिट बाई शेयर का मतलब ये हो गया कि जो गारंटी शब्द से आप क्या समझ रहे हो? गारंटी शब्द का मतलब हो गया कि आदमी खुद से स्वयं से जो है किसी चीज की जिम्मेदारी ले रहा है। जैसे मान के चलो आपने किसी कंपनी में गए शेयर परचेज करने, तो आपने कहा कि भाई हम जो है 100 रुपए तक की जिम्मेदारी ले रहे हैं, यानी हमारा जो हिस्सा है, अगर इनकेस कोई लायबिलिटी ऐसी अगर होती है तो हम 100 रुपए तक की जिम्मेदारी ले। किसी ने 1000 रुपए तक की जिम्मेदारी ली, यानी आप गारंटी कर रहे हो, शेयर के बेसिस पे नहीं हो, बल्कि आप स्वयं से क्या कर रहे हो? गारंटी ले रहे हो, खुद से आप प्रॉमिस कर रहे हो, गारंटी ले रहे हो, ठीक है। तो ये एक है कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी, और ये भी बहुत कॉमन नहीं है। अब आते हैं सबसे कॉमन बेसिस पे। तो सबसे कॉमन जो है वो शेयर्स के बेसिस पे है, कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स। तो आप देखते हो कि जनरली शेयर ट्रेडिंग के केस में जो अभी आप देखते होगे कि शेयर कितना जो है
रुपए का है, कितने का नहीं है, रिलायंस का क्या हाल है, टाटा का क्या हाल है, इन सारी चीज़ों का आप जो ट्रेडिंग का देखते हो क्या है, शेयर के बेसिस पे। यानी इस केस में कंपनी एक शेयर इशू करती है 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 1000 रुपए का, और आप जो शेयर परचेज करते हो तो उस पर्टिकुलर शेयर की जितनी वैल्यू होती है उस वैल्यू तक की ही आपकी लायबिलिटी होती है। यानी अगर आपने 10 रुपए का शेयर ले लिया है तो आपसे कंपनी मैक्सिमम पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ 10 रुपए ही ले सकती है, 10 रुपए 50 पैसे नहीं लेगी। 10 रुपए तक की ही आपकी लायबिलिटी है, आपकी जो जिम्मेदारी है, आप सिर्फ कंपनी को 10 रुपए ही दोगे। आपने 100 का शेयर लिया है तो कंपनी को सिर्फ 100 रुपए दोगे। मान के चलो कि आपने जब कंपनी से शेयर परचेज किया और आपने जो है सिर्फ 50 रुपए में शेयर ले लिए, 100 रुपए का शेयर आपने अभी 50 रुपए पेमेंट किए, 50 रुपए बकाया, तो अगले केस में अब ऐसा नहीं होगा कि आपको 100 रुपए देना ना, बल्कि 50 आपने दे दिया है तो बस 50 आप और दोगे। यानी इन टोटल जितने रुपए का शेयर है, इन टोटल उससे ज्यादा पैसा आप नहीं दे सकते हो, मतलब कंपनी लेगी नहीं। ठीक, तो यानी आपकी जो वैल्यू है, जो लायबिलिटी है, वो क्या है, शेयर्स के फेस वैल्यू तक जो है लिमिट है। यानी शेयर वैल्यू तक जो है आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है, इसके आगे नहीं है। तो अब ये सारी चीजें हो गई। अब हमारे पास कुछ और है कि कुछ और फॉर्मेट है हमारे पास कि ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, तो यानी इंटरेस्ट को यानी कंट्रोल के हिसाब से हम कह सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज हैं। तो कंट्रोल के हिसाब से हम कंपनीज को देख लेते हैं। तो कंट्रोल के हिसाब से हम जब देखेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास होल्डिंग का है, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी। अब होल्डिंग कंपनी को हम एक शब्द में मालिक कंपनी कह सकते हैं। मालिक कंपनी का मतलब हो गया कि कोई बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी का जो है 50% से ज्यादा शेयर खरीद ली। अब एक चीज जान के चलो कि हम यहाँ पे मेजॉरिटी के हिसाब से इन सब चीजों को डिसाइड करेंगे। मेजॉरिटी का मतलब हो गया ज्यादा, जहाँ पे है संख्या बल ज्यादा है। देखो 51% किसी भी चीज का 51% हो गया कि मतलब पलड़ा आपकी तरफ भारी हो गया। तो होल्डिंग कंपनी क्या करती है, किसी भी कंपनी का जो है मेजॉरिटी शेयर परचेज कर लेती है। तो जब किसी का मेजॉरिटी शेयर परचेज कर लिया किसी कंपनी ने, तो अब वो क्या हो गई, जो होल्डिंग वो मालिक हो गई। तो बेसिकली हमने किसी, हम एबीसी लिमिटेड है, हम एबीसी लिमिटेड हैं और एबीसी लिमिटेड ने XYZ का 51% शेयर जो है ये ले लिए। अब ये क्या होगा, ये मालिक हो गए, यानी इन्होंने इस कंपनी XYZ को होल्ड कर लिया, इनके पास आ गया। तो एबीसी लिमिटेड क्या हो जाएगी, होल्डिंग कंपनी। और सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी के अंडर में काम कर रही है, किसी के क्या है, अंडर में काम कर रही है, अंडर या सहयोग में। तो अंडर या सहयोग का मतलब हो गया कि इनका जो कंट्रोल है, जो इनका मालिकाना हक है वो किसी कंपनी के पास है। तो एबीसी के पास जैसे XYZ का शेयर्स हैं, तो ये क्या हो गई, एबीसी होल्डिंग हो गई। और सब्सिडरी कंपनी कौन होगी, XYZ। क्यों, क्योंकि XYZ का जो पावर है, जो सहयोग है, जो कंट्रोल है, वो इनके पास आ गया है और XYZ क्या है, अब एक सहयोगी के रूप में बस रह गई है। तो ये हो गया। अब दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी। नेशनलिटी के बेसिस में यानी राष्ट्रीयता के आधार पर। अब राष्ट्रीयता के आधार का मतलब क्या हो गया, देखो दो तरीके, एक हम क्या कहते हैं किसी चीज से, देसी विदेशी, यानी हम जो सिंपली कहते हैं देसी विदेशी। सेम कॉन्सेप्ट यही है देसी विदेशी का, कि हमारे पास जो कंपनीज होंगी वो दो फॉर्म में बटी हैं, एक तो नेशनल हो गई और दूसरा फॉरेन कंपनीज। अब फॉरेन का मतलब सीधे से, नेशनल का मतलब हो गया जो भारत की हैं, जो भारत की हैं, और विदेशी कंपनी का मतलब हो गया जो विदेश की हैं, जो विदेश की हैं। अब एक चीज ये मत कहना कि सर जो है कंपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड होती है, कंपनी भैया कहीं की भी हो, किसी भी देश में उसको काम करना तो वहाँ के नियम कानून के हिसाब से उसको अपना रजिस्ट्रेशन जो है कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अमेरिका में रजिस्ट्रेशन हो गया तो भारत में रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा, तो उसको नियम कानून कराना पड़ेगा। लेकिन जैसे अब देखो MI है, सैमसंग है, सब कंपनी विदेश की है, लेकिन जो है भारत में भी इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन कंपनी क्या यहाँ की है, नहीं, यहाँ की कंपनी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं टाटा की, रिलायंस की, ये सब क्या है, ये सब इंडियन ब्रांड है, क्या है, इंडियन कंपनी है। टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ठीक है, बिरला ग्रुप हो गया, और इसमें क्या हो गया, सैमसंग हो गया, ठीक है, सैमसंग के अलावा हमारे पास एप्पल हो गया, ये सब क्या है, फॉरेन ब्रांड्स हैं। तो ये हो गया इतना पार्ट हमारे पास। अब ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट देखते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पे हमारे पास कौन कौन सी कंपनीज हैं, या हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, शेयर को ट्रांसफर करने के बेसिस पे हमारे पास कौन कौन सी कंपनी है। तो उसको हमने बता दिया था अभी
क्या कहेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट या ट्रांसफर ऑफ। हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला हो गया प्राइवेट और दूसरा हो गया पब्लिक। अब देखो प्राइवेट कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी हो गई जो व्यक्तिगत रूप से निजी है, किसी की निजी, जिसका मालिकाना हक है निजी है, और निजी कंपनीज हो गई और इनके जो शेयर हैं, शेयर मार्केट में जो है नहीं जाएंगे। क्या है, शेयर इनके मार्केट में ट्रांसफरेबल नहीं है, नॉन ट्रांसफरेबल। क्या है, नॉन ट्रांसफरेबल, यानी जो मालिक हो गया, इसको शेयर को जो है ट्रांसफर पब्लिक में नहीं कर सकते हैं। और पब्लिक कंपनीज का मतलब क्या हो गया, जो है जो सामान्य आम जनमानस के लिए है। क्या है, आम जनता के लिए, आम जनता जनमानस के लिए है। शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं, शेयर्स ट्रांसफर होते हैं, जैसे आपने रिलायंस का, टाटा का शेयर देखिए ट्रेड होते रहते हैं, आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आम जनता के लिए हो गया, पब्लिक कंपनी हो गई। ठीक, इनके बारे में अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये सारी हो गई। अच्छा, अब गवर्नमेंट कंपनी क्या है, एक आखिरी जो एग्जांपल हम देख लेते हैं गवर्नमेंट कंपनी का, उसके बाद हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट कंपनी कहीं पूछ लिया क्या है, तो गवर्नमेंट कंपनी सिंपली जो है, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब ये हो गया, गवर्नमेंट कंपनी का अर्थ है कि जिसकी मालिक गवर्नमेंट है, जिसकी मालिक गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट है, मालिक है, ये कैसे पता चलेगा, तो सिंपली हमने बताया था कि मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट। और मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ कंपनी में हम जब भी पढ़ेंगे वो होगा 51% शेयर होल्डिंग। क्या है, 51% शेयर होल्डिंग। अगर किसी कंपनी के 51% या उससे ज़्यादा शेयर जो है सरकार के पास है, तो वो कंपनी क्या हो गई, सरकारी कंपनी हो गई। इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया, और अब जो हमारे पास हैं ऑप्शंस हैं, अब हमारे पास और कुछ इसमें बचा नहीं है। और प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के मेरिट्स डिमेरिट्स वगैरह पूछ रहा है, तो प्राइवेट कंपनी के मेरिट वगैरह जो है वही हमने बताया, नंबर ऑफ डायरेक्टर, ये सब। मतलब कुल मिला के पब्लिक कंपनी चलाना थोड़ा डिफिकल्ट है और प्राइवेट कंपनी चलाना थोड़ा ईजी है। अब इसके अलावा डीमेरिट्स ऑफ क्या है, कंपनी के जो है, ये तो हमने एडवांटेजेस पढ़ लिए, फीचर्स पढ़ लिए और सब कुछ पढ़ लिया। तो सब कुछ अच्छा नहीं होता है ना, सब कुछ अच्छा नहीं होगा, प्लस है तो माइनस भी होंगे। तो डीमेरिट्स क्या है कंपनी के, तो डीमेरिट्स का हम जब देखेंगे, तो डीमेरिट्स में सबसे पहले डिफिकल्टी इंफॉर्मेशन। क्या है, डिफिकल्टी इंफॉर्मेशन। डिफिकल्टी इंफॉर्मेशन क्यों है, डिफिकल्टी इंफॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि सर जो इसमें प्रोसीजर्स हैं क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स हैं, और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हमको पूरी करनी पड़ती हैं। यानी जैसे आपको सोल प्रोप्राइटरशिप खोलना है, आपके पास पैसा है और कल जो है बिजनेस शुरू कर सकते हो, आज शुरू कर सकते हो, पर कंपनी ऐसे नहीं होगी। कंपनी के लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पूरी करनी पड़ेंगी। रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, तब जाके आप शुरू कर सकते हो, अन्यथा के केस में हमारा नहीं शुरू हो पाएगा। उसके अलावा जो है स्टेट रेगुलेशन। स्टेट रेगुलेशन का मतलब ये हो गया, स्टेट का मतलब राज्य नहीं होता है, स्टेट का मतलब यहाँ पे हम कहते हैं गवर्नमेंट या सरकार। तो सरकार की जो रेगुलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जैसे आप देखोगे हर चीज़ में उनको नियम कानून फॉलो करना है, पॉल्यूशन से लेके, रजिस्ट्रेशन से लेके, बहुत सारी चीज़ों में, टैक्स से लेके, हर एक जगह जो है बहुत सारे नियम कानून फॉलो करने पड़ते हैं कंपनी को। उसके अलावा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड मैनेजमेंट। कॉम्प्लिकेटेड मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, जो मैनेजमेंट है बहुत बड़े लेवल पे होता है। अब जब बहुत बड़े लेवल पे मैनेजमेंट हो रहा है, काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास मैनेजमेंट का, तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। जैसे एक आदमी, दो आदमी कहीं इन्वॉल्व है तो बड़े सरल तरीके से कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन जब पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन हमने बना दिया है मैनेजमेंट का, तो उन सब चीज़ों को हैंडल करना, मैनेज करना एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हो जाता है। उसके अलावा डिसीजन में डिले होता है, डिले इन डिसीजन। तो अब देखो, जैसे डिसीजन में डिले क्यों होता है, ओनरशिप का अपना पॉइंट होता है, मैनेजमेंट का अपना पॉइंट होता है। अब दोनों कई बार हो सकता है कि एक बात पे सहमत ना हो, ठीक, और जो भी डिसीजंस लेने हैं, कई बार इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से आपस में चीज़ें पेंडिंग हो जाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना और कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करना, तो उन सब वजह से जो डिसीजन से बड़ा जो है, इसमें कई बार डिले हो जाता है। सोल प्रोप्राइटर में क्या, आपको डिसीजन लेना आज के आज, अभी के अभी तुरंत हो जाए, क्योंकि आप अकेले हो। पार्टनर्स में क्या है, 2 4 10 20 लोग हैं, ठीक, लेकिन कंपनी में क्या है, ये इतने आसानी से डिसीजंस नहीं हो पाते हैं। उसके अलावा लैक ऑफ मोटिवेशन है, लैक ऑफ मोटिवेशन। अब देखो क्यों है, क्योंकि भाई साहब सबका अपना इंटरेस्ट जो है ना वो लिमिटेड है।
जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में जो प्रॉफिट हुआ अकेले मालिक को मिलना, मालिक का सबसे ज़्यादा जो है मोटिवेशन हाई होगा कि नहीं नहीं हमको करना है करना। अब अगर कंपनी की बात करो, शेयर होल्डर्स जितने हैं कितना टुकड़ों में बटे हुए हैं, तो उनका जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि सबको अगर वो कुछ करते भी हैं तो सब में पैसा बढ़ जाएगा। मैनेजमेंट का है, उसको सैलरी मिल रही है अपनी, तो उसका जो है ठीक है, ठीक ठाक बिजनेस चले, लेकिन उसका कोई पर्सनल इतना ज़्यादा जो है उसमें हाई मोटिवेशन नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसमें जो है परेशान हो। और अगर होता भी है लोगों को, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान को क्रेडिट नहीं मिल सकता है या डायरेक्ट बेनिफिट बहुत ज़्यादा नहीं मिल सकता, तो इस वजह से जो मोटिवेशन है ना यहाँ पे काफ़ी कम होता है। और फिर है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि जो ओनर है और जो मैनेजमेंट है उन दोनों का जो इंटरेस्ट होगा कॉन्फ्लिक्ट करेगा। मैनेजमेंट हमेशा चाहेगा कि हम जो है व्यवसाय को ज़्यादा अच्छे से चला पाएँ, और जो वो बाकी चीज़ों को ध्यान में रख के करेगा, लेकिन जो ओनरशिप है वो हमेशा जो है वेल्थ को जो है ज़्यादा मैक्सिमाइज करने के पीछे परेशान रहेंगी। तो इस वजह से इन दोनों का हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। और फिर हमारा जो है लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी क्यों है? क्योंकि हमने पहले भी बताया था, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को अपने जो है बुक्स जो होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट, वो पब्लिश नहीं करने पड़ते हैं, लेकिन जो कंपनी है उसको जो है अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं उसको पब्लिकली अपना क्या करना पड़ता है, पब्लिश करना पड़ता है, यानी हर कोई जो है इनके बुक्स ऑफ अकाउंट को जो है देख सकता है। तो इस वजह से जो इनकी सिक्रेसी होती है वो मेंटेन नहीं हो पाती। और लास्ट पॉइंट हमारा है सोशली अनडिजायरेबल। सोशली अनडिजायरेबल क्यों होता है? हमने कहा था कि इसमें क्या होता है, वेल्थ एक जगह इकट्ठी हो जाती है, वेल्थ एक्युमुलेशन हो जाता है कंपनी के केस में, लेकिन ऐसा जो है सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के केस में नहीं होता है, जिस वजह से हमारा जो है जो सोल प्रोप्राइटरशिप वगैरह है वो सोशली ज़्यादा डिजायरेबल है। ऑन द अदर हैंड हमारे जो कंपनीज हैं वो सोशली कम डिजायरेबल है। तो ये पूरा जो है कंपनी के बारे में हमने पढ़ लिया। अगर अच्छा लगे तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।